Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सोचिए, दुनिया के पहले महान साम्राज्यों के बारे में। ये सिर्फ नक्शे पर बने कुछ बड़े बड़े देश नहीं थे। नहीं, ये तो वो विशाल मशीनें थीं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना आज की टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये सब किया कैसे? आइए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आपके पास ना फोन है, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं, और आपको हजारों मील में फैले लाखों लोगों पर हुकूमत करनी है। कैसे करेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन प्राचीन शासकों के सामने खड़ी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। और सच कहूं तो उनके जो जवाब थे ना, वो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम साम्राज्य या एम्पायर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है एक ऐसी राजनीतिक ताकत जिसमें कई अलग अलग तरह के लोगों या देशों को कोई एक ही शासक कंट्रोल करता है। मतलब बात हो रही है बहुत बड़े पैमाने और जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सवाल उठता है कि ये इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर टिके कैसे। देखिए, उनके सामने तीन बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पहली, दूरी, मतलब डिस्टेंस। दूसरी, शासन यानी गवर्नेंस। और तीसरी, एकता यानी यूनिटी। हर एक साम्राज्य को जिंदा रहने के लिए इन तीन मुश्किलों का हल निकालना ही पड़ा। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं, दूरी। सोचिए, एक छोर से दूसरे छोर तक एक साम्राज्य को जोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब था एक इंपीरियल ब्लूप्रिंट तैयार करना। मतलब सड़कों और कम्युनिकेशन का एक ऐसा जबरदस्त जाल बिछाना जो पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरो सके। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फारसी साम्राज्य। उनका समाधान क्या था? द रॉयल रोड। ये कोई मामूली सड़क नहीं थी, ये एक ऐसी जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम थी जिसने उनके विशाल साम्राज्य को जोड़कर रखा। आप इसे साम्राज्य की नसें कह सकते हैं, जिसके जरिए जरूरी संदेश और सेनाएं बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फारसी राजवंश पूरे 200 सालों तक कायम रहा। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है रॉयल रोड जैसे इनोवेशंस को। ये सिर्फ सड़क बनाना नहीं था, ये भविष्य के लिए एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखना था। ठीक है, तो दूरी की समस्या तो सुलझ गई, साम्राज्य को जोड़ दिया गया। पर अब अगली चुनौती, इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। इसके लिए जरूरत थी एक इंपीरियल रूल बुक की, मतलब कानून और एडमिनिस्ट्रेशन का एक पक्का सिस्टम। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शासन करने का कोई एक सही तरीका नहीं था। दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक तरफ थे फारसी, जिन्होंने टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का रास्ता अपनाया और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान किया। और दूसरी तरफ था चीन का किन राजवंश, जिसने जबरदस्ती, फोर्स लेबर और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के जरिए सबको एक करने की कोशिश की। रास्ते एकदम अलग, पर मंजिल एक ही थी, कंट्रोल। लेकिन देखिए, गवर्नेंस सिर्फ सेना और कानून से नहीं चलती, ये विचारों से भी चलती है, आइडियोलॉजी से। और यहीं पर कन्फ्यूशियसवाद का रोल आता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कन्फ्यूशियसवाद कोई धर्म नहीं था, ये एक एथिकल सिस्टम था, सही और गलत के उसूलों पर बना एक सिस्टम। और ये सिस्टम चीनी सरकार और समाज के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बन गया, जो तय करता था कि लोग कैसे बर्ताव करेंगे। तो सड़कें बन गईं, कानून भी लागू हो गए, लेकिन अब आती है शायद सबसे बड़ी चुनौती, एकता, यूनिटी। देखिए, सिर्फ जमीन पर कब्जा करना काफी नहीं होता, आपको लोगों के दिल और दिमाग भी जीतने पड़ते हैं। आखिरकार जिन लोगों को आपने हराया है, उन्हें ये कैसे महसूस कराएंगे कि वो भी अब इसी साम्राज्य का हिस्सा हैं। रोम और हान चाइना इसके दो जबरदस्त उदाहरण हैं। रोम ने क्या किया? उन्होंने अपने जीते हुए प्रांतों के लोगों को नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी। इससे उन्हें लगा कि वो भी अब इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ हान राजवंश ने एक इतनी मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी बनाई कि आज भी सदियों बाद कई चीनी गर्व से खुद को हान के लोग कहते हैं। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये कॉमन पहचान बनाना था। लेकिन हम सब जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आखिर ये विशाल ढांचे गिरे कैसे? और ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि गिरने के बाद ये अपने पीछे क्या छोड़ गए। यही है इन साम्राज्यों की असली स्थायी विरासत। चीन में
इतिहास को एक पहिए की तरह देखा जाता था, जिसे कहते हैं डायनेस्टिक साइकिल। ये काम कैसे करता था? देखिए, सबसे पहले एक नया राजवंश आता है, ताकत हासिल करता है और सब कुछ ठीक करता है। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो भ्रष्ट होने लगता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद बाढ़ या अकाल जैसी मुसीबतें आती हैं और लोग मानते हैं कि शासक ने स्वर्ग का जनादेश या मैंडेट ऑफ हेवन खो दिया है। और फिर होता है विद्रोह। उस राजवंश को उखाड़ फेंका जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। और ये जो उतार चढ़ाव का पैटर्न है ना, ये सिर्फ चीन में नहीं था, ये पूरी दुनिया में था। जरा हान चाइना और रोम को देखिए। दोनों ने बहुत ही कुशल सरकारें बनाई, पर तरीके अलग थे। रोम ने कानून और नागरिकता के जरिए लोगों को जोड़ा, वहीं हान चाइना ने एक बहुत मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी पे जोर दिया। रास्ते अलग अलग थे, पर दोनों ने ऐसी विरासतें छोड़ी जो आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। तो असली टेकअवे क्या है? बात यह है कि इन पहले साम्राज्यों ने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उन्होंने गवर्नेंस की यानी शासन चलाने की एक पूरी की पूरी टूल किट तैयार कर दी। इसमें सल्कें थीं, कानून थे, ब्यूरोक्रेसी थी, एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी थी। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज भी दुनिया भर की सरकारें काम करती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की हमारी मॉडर्न दुनिया में इन साम्राज्यों की विरासत में से सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? वो सड़कें जो हमें फिजिकली जोड़ती हैं, वो कानून जो हमें कंट्रोल करते हैं, या फिर वो विचार, वो आइडियाज जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट करते हैं? सड़क, कानून या विचार? इस सवाल का जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2000 साल पहले था। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.